दोस्तों नमस्कार। आज आप सुनिए चांदी की हंसुली की 36वीं कड़ी। जैसा कि आपने 35वीं कड़ी के आखिरी में सुना था, सोनरी बोलती है अम्मा रामदई काकी से। सोनरी बोलती है, अम्मा मेरा बेटा अभी तो चांदी की हंसुली है मेरे और मेरे परिवार के लिए। पढ़ लिख कर हमारी ही नहीं पूरे गांव के लिए हीरे की हंसुली साबित हो। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। प्रेमनाथ बोला, अरे तुम औरतों को गहने के अलावा और भी कुछ सूझता है कि नहीं? प्रेमनाथ की बात सुनकर मास्टर जी भी बिना हंसे नहीं रह पाए। अब आगे यानी 36वीं कड़ी। राजू के 5वीं परीक्षा अव्वल दर्जे से पास हो जाने की खुशी ने प्रेमनाथ और सोनरी के रिश्ते जख्म पर मलहम का काम कर दिया। एक दिन प्रेमनाथ सोनरी से बोला, राजू की माँ सुनो। सोनरी बोली, क्या राजू के बापू, जरा सी खुशी आई है तुम्हारी बात सुनकर। मैं तो डर गई। क्या हो गया, क्यों घबराए हुए हो? प्रेमनाथ बोला, काशी आया है। सोनरी बोली, वो तो सवेरे के ही आए हैं। अपने दोस्त मित्रों के घर हैं। कोई दारू पिला रहा है, कोई मुर्गा खिला रहा है। परदेसी बाबू हैं, पैसा है, छान फूंक रहे हैं। तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? प्रेमनाथ बोला, भाई है, सवेरे का आया है, अपने घर नहीं आया। सोनरी बोली, कैसा भाई? कहते हैं ना, भाई जैसा भाई नहीं तो वह दुश्मनों से भी खतरनाक होता है। ऐसे ही हैं तुम्हारे भाई लोग। ठग उचक के न आए तो ही ठीक है, अगर आए तो देखना कोई बवाल लेकर ही आएगा वह ठग। जिंदगी भर तो परदेश कमाया, एक पैसा बेटवा के हाथ पर नहीं रखा। बेटवा के हाथ का गुजारा भी बेचकर खा गया। प्रेमनाथ बोला, क्यों कटी जली सुना रही हो? अब वैसा नहीं होगा। समय के साथ बदलाव तो उसमें भी आया होगा। अब तो बाल बच्चेदार है। सोनरी बोली, बड़ी तारीफ कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। देखना कोई न कोई बवाल खड़ा करेगा ही वह तुम्हारा ठग भाई। प्रेमचंद बोला, क्या बवाल खड़ा करेगा? सोनरी बोली, सुनी हूँ कि वह अपने खास लोगों से मिलकर ये माटी का घर, जिसको बनाने में सिर के बाल झड़ गए, कई बार हंसुली बंधक रखे, उसके बंटवारे की बात कर रहा है तुम्हारा सपूत भाई। प्रेमनाथ बोला, क्या? सोनरी बोली, हाँ यही बवाल खड़ा करने वाला है। हाँ यही बवाल खड़ा करने वाला है तुम्हारा भाई काशीनाथ। ठग जो तुम्हारा भाई है, दुर्भाग्य बस। प्रेमनाथ बोला, अच्छा ये मामला है। मैं तो समझ रहा था कि बरसों के बाद आया है भाई की खोज खबर लेने की। सोनरी बोली, वाह रे भाई अंधा मुँह, अरे तुमसे मिलने आता तो तुम्हारे पास आया नहीं होता। वह तो साजिश रच रहा है। प्रेमनाथ बोला, सच? राजू की माँ, दाल में कुछ काला तो लग रहा है।
सुनरी बोली, कुछ काला नहीं, हमें तो पूरी दाल ही काली लगने लगी है। दारू मुर्गा कट रहा है, ऐसे ही क्या जिन लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, क्या फोकट में? कुछ न कुछ कीमत तो लेगा ही काशीनाथ, भले ही झूठी गवाही दिलवा ले। प्रेमनाथ बोला, क्या झूठी गवाही? सुनरी बोली, हाँ झूठी गवाही, झूठी गवाही घर हड़पने के लिए। प्रेमनाथ बोला, काशी भाई नहीं अब तो दुश्मन होगा। सुनरी बोली, होगा नहीं, पूरी तैयारी है, इतना बुद्धू तो है नहीं तुम्हारा भाई की लोगों को दारू मुर्गा की दावत दे रहा है, तुमसे मिलने तक नहीं आया। प्रेमनाथ बोला, मेरी छाती में कटार घोंपने आया है क्या? सुनरी बोली, तुम्हारे भाई लोग ऐसे ही हैं, मैं क्या कहूँ। एक थे बड़े जेठ जी देवता समान, बाकी दोनों तो राक्षस हो गए, स्वार्थ में डूबकर सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। अब हमारी मेहनत मजदूरी में ज़रा बरकत होने लगी है तो उनकी आँखें फूटने लगी हैं। मेरी खुशी उन ठगों से देखी नहीं जा रही है। अरे राजू बेटा कहाँ गए, जरा भैंस को खूंटे से हटा देते। राजू बोला, माँ यहीं हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ। इतने में काशीनाथ भी आ गया, सिर झुका करके खटिया पर बैठ गया। सुनरी बरसों बाद भी ठग काशीनाथ को भूली नहीं थी। सुनरी बोली, राजू देख काशीनाथ खटिया पर बैठे हैं क्या? राजू बोला, कौन काशीनाथ माँ? सुनरी बोली, तेरे काका। राजू बोला, मेरे काका भी हैं कोई? सुनरी बोली, हाँ है ना बेटा, काशीनाथ तेरे काका बरसों बाद चौखट पर आए हैं, जाओ उनका पैर छुओ, कुछ दाना पानी कराओ। बेटा अपने दरवाजे पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है, भले ही यही तेरे काका तुम्हारे हाथ का गुजारा चुरा कर बेच दिए आए हैं तो अपने दरवाजे पर। राजू बोला, माँ वो मेरे काका हैं, मेरे काका तो बापू से भी बूढ़े लग रहे हैं, बाल तो देखो सनकुट हो रहे हैं, माँ तो दूर से बदबू मार रहे हैं, दारू पीते हैं क्या? सुनरी बोली, बेटा पीते होंगे, पैसे वाले लोग हैं, दारू नहीं पिएंगे तो और क्या करेंगे? राजू बोला, क्या माँ पैसे वालों के लिए दारू पीना जरूरी होता है? सुनरी बोली, नहीं बेटा, दारू बुरी चीज़ है, यह तो बर्बादी लगती है, दारू बर्बादी लाती है, घर उजाड़ देती है, बच्चों का भविष्य उजाड़ देती है, घर परिवार में आग लगा देती है। पर लोग शौक बस पीते हैं, जाकर गंदी नाली में पड़ जाते हैं। नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता। बेटा तेरे काका बड़े शहर में रहते हैं, केले का धंधा है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दारू के ठीहे पर ही न जाएगा। भले ही पैसा हो गया है पर बुद्धि तो नहीं है ना। बदबू मार रहे हैं तो मारने दो, ले जाओ दाना पानी दे आओ, मुझे भी बहुत बदबू आ रही है। प्रेमनाथ बोला, हाँ राजू, तुम्हारी माँ जैसा कह रही है वैसा ही तुम करो,
ले जाओ, दाना पानी दे आओ। राजू बोला ठीक है, दे आता हूँ। प्रेमनाथ भी काशी के पास खटिया पर जाकर बैठ गया। हाल चाल पूछने लगा। प्रेमनाथ बोला, अरे काशीनाथ, अचानक मेरी याद कैसी आई भैया? सुना है तुम सवेरे का आया हुआ है, पूरे गांव में घर घर घूम रहा है, अंधेरे में मेरे पास आया है। क्या मुझसे कोई खता हो गई है भाई? इतने वर्षों के बाद आया है, भाई से मिलने में संकोच कर रहा है। अरे मुझे तो तुम ही छोड़कर गए थे, वही भी जमा पूंजी चुरा कर। मैं तेरे से मिलने तेरी ससुराल कितनी बार गया, पर तुम तो मिलने से इनकार कर दिया था। क्या बात हो गई कि तुम यहाँ आया है? अंधी माँ मर गई, भाई की हत्या हो गई, इसके बाद भी तू नहीं आया। आया भी तो नेताओं जैसी कन्विंसिंग कर रहा है। मेरे पास रात में आया है, अचानक कैसे आना हुआ भाई? घर में सब ठीक तो है? काशीनाथ बोला, घर में सब ठीक है, मैं जरूरी काम से आया हूँ। प्रेमनाथ जरा आश्चर्य में हो गया, क्या जरूरी काम है? और बोला, काशीनाथ बोला, सब ठीक है। प्रेमनाथ फिर पूछा, अरे भाई, कौन सा काम आ गया कि यहाँ आए हो रात में? क्या बिना काम के भाई से मिलने नहीं आ सकते थे? काशीनाथ बोला, क्या करता कर। प्रेमनाथ बोला, अब क्या करने आए हो भाई? पहले भी तो आ सकते थे। काशीनाथ बोला, काम पड़ गया है तो आ गया हूँ। बिना काम के यहाँ क्या करने आता? प्रेमनाथ बोला, ठीक है भैया, मुझसे तो कोई काम नहीं है ना। राजू की माँ, काशीनाथ को खाना खिला दो, राजू काका के लिए बिस्तर लगा दो। जा काशी, खाकर सो जा, बहुत चढ़ा लिया है। मिस्त्रिया के यहाँ कोई दावत थी क्या? जब तुमसे पचती नहीं है तो इतना क्यों चढ़ा लेते हो? फोकट की तो रही नहीं होगी, पैसा तो तुमने ही खर्च किया होगा। मिस्त्रिया तो एक नया खर्च करने वाला नहीं है। सुना है मुर्गा दारू की दावत तुम्हारी खूब चल रही है। यार दोस्त तो याद हैं, भाई भतीजे याद नहीं आते। ज़रूरत पर अपने ही काम आते हैं भाई। ये दरोड़ियों की क्या ज़रूरत है? ये दरोड़िए ज़रूरत पड़ने पर काम कभी नहीं आएंगे। अपने भतीजा भतीजियों के लिए 2 रुपये की रेवड़ी भी नहीं मैसर हुई है। दारू का दौर बदसूरत जारी है। इतना ना पिया करो कि बात तक नहीं कर पाओ किसी से। एक माँ के पेट से हम पैदा हुए भाई बहन को मत भूल जाओ। अरे अभी से तेरे हाथ पांव काँप रहे हैं तो बुढ़ौती में तेरा क्या हाल होगा? 10 साल मुझसे छोटा है, लग रहा है तू ही मुझसे बड़ा है। खैर छोड़ो, मेरी बात तुमको तो अच्छी भी नहीं लग रही होगी। खैर, तुम किस काम के लिए मेरे पास आए हो? अपना काम बताओ, क्या काम है? काशीनाथ बोला, इतना अधिक नहीं पिया है, लगता है तुमने जरूर पी ली है। प्रेमनाथ बोला, पिए हो कि नहीं छोड़ो भैया, यहाँ तो
रोटी भर के लिए मिल जाए तो किस्मत की बात है। खैर, मेरी तकलीफ़ों से तुमको क्या लेना देना। देखो, राजू पानी लाया है, गुड़ खाकर पानी पी लो। काशीनाथ बोला, राजू कौन है? मेरा लगता है क्या कि मैं पानी पी लूँ उसका लाया हुआ। प्रेमनाथ बोला, अरे तेरा भतीजा है, मेरा बेटा राजू है, जिसकी चांदी का कड़ा, वह भी आधा पाव का गुजहरा तुमने बेच दिया था। जिसका चांदी का आधा पाव का गुजहरा तुमने बेच दिया था, वही राजू है। तुम परदेसी क्या हो गया कि सारे नाते रिश्ते भी तोड़ दिया। इतने बरस बीत जाने के बाद आया है। इस बीच कितने लोग इस गांव के बिछुड़ गए। अब तो ये नए बच्चे भी तुमको पहचान नहीं सकते। आया जाया करता तो जरूर पहचानते। बाप दादा की एक घरोई निशानी थी, वह भी गांव के दबंगों ने हड़प लिया। जमीन जायदाद तो पहले से शोषक समाज ने हड़प ही लिया था। आकी बाकी जो था भैया भीखनाथ हड़प लिए। भगवान उस भीखा राक्षस का क्या भला करेगा। मेरे बेटों की हत्या कागज पर करवा दिया। बड़े भैया के बेटों की भी तेरी और तेरे बेटों की कागजी हत्या हो गई, पर तेरे कान तक जू नहीं रेंगा। बड़े भैया की मौत भी तो संदिग्ध अवस्था में हुई थी। भाई भीखानाथ ने जमीन हड़पने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाया, अंततः हड़प लिया। सच कहते हैं, पैसा की माँ पहाड़ चढ़ती है। मैं गरीब मेहनत मजदूरी कर पेट पाल रहा हूँ। तुमने भी तो मुझसे किनारा काट लिया, मिलने तक से इनकार कर दिया। क्या भयपन निभाया तुमने काशीनाथ और भीखानाथ ने। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अब सारे रिश्ते नाते तो तुमने काफ़ी पहले ही ख़त्म कर दिए थे। काशीनाथ बोला, देखो प्रवचन नहीं सुनने आया हूँ। काशीनाथ बोला, देखो प्रवचन नहीं सुनने आया हूँ, मैं इस घर में हिस्सा लेने आया हूँ। प्रेमनाथ बोला, क्या? कौन सा हिस्सा? काशीनाथ बोला, हाँ, इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। प्रेमनाथ बोला, कैसा हिस्सा? काशीनाथ बोला, अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगा। प्रेमनाथ बोला, होश में आ काशीनाथ, क्या बक रहा है? काशीनाथ बोला, होश में हूँ, मुझे हिस्सा चाहिए। घर में, पेड़ पौधों में, गाय भैंस बैल सब में। प्रेमनाथ बोला, क्या बक रहे हो? कैसा हिस्सा? जब मैं बेघर था तब तो आया नहीं। बिस्सा भर गांव समाज की ज़मीन पर मड़ई बनाकर भिखारियों की तरह दिन काटा। तुम जैसे पैसे वाले भाइयों के होते हुए भी पहले मेरी याद नहीं आई। धीरे धीरे करके मड़ई से माटी का घर बनाया। यही तो घर बन पाया जिंदगी भर की कमाई से। तुम्हारे सरीखे तो मेरे पास न धंधा है न रुपए का ढेर। अब मुझ गरीब की मड़ई पर भी तेरी गिद्ध नज़र पड़ रही है। बेचारी घरवाली के सिर के बाल झड़ गए। माटी ढोते ढोते
तू हिस्सा लेने आया है। काशीनाथ बोला, ज़्यादा पैंतरेबाजी ना करो, मैं तो हिस्सा लेकर ही रहूँगा। प्रेमनाथ बोला, तुमने जो महल अटारी खड़ी किया है, क्या उसमें हमारी हिस्सेदारी है? काशीनाथ बोला, नहीं, कैसी हिस्सेदारी? प्रेमनाथ बोला, जब तुम्हारी कमाई में मेरा हिस्सा नहीं बनता तो इस माटी के घर में तुम्हारा हिस्सा कैसे बन गया? हिस्सा ही लेना है तो जाओ, बाप दादा की ज़मीन पर जो दबंग कब्जा कर बैठे हैं उनसे खाली करवा लो। मैं तो अनाथों की तरह बसर किया। गांव समाज की ज़मीन पर बड़ी कठिनाई से 2 घर का कच्चा मकान बना पाया हूँ, उसमें भी तुम हिस्सा मांग रहे हो। काशीनाथ बोला, मुझे तो हिस्सा चाहिए इसी घर में। देखता हूँ कितना बड़ा दादा तू बन गया है। थाने जाकर पुलिस लेकर आता हूँ, 4 डंडे पड़ेंगे, खुशी खुशी दे दोगे। मैं तो इस घर में हिस्सा लेकर ही रहूँगा। प्रेमनाथ बोला, ज़्यादा तमाशा ना बनाओ, अब बहुत हो गया, यहाँ से तुम अब जाओ, जब होश में आना तो आ जाना। काशीनाथ बोला, मैं खूब होश में हूँ, तुम बेहोश हुए हो, तुम बेहोश होते जा रहे हो। प्रेमनाथ, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सारी पहलवानी छू मंतर हो जाएगी। मेरा हक हजम करना तेरे बस की बात नहीं है। प्रेमनाथ बोला, अरे बेशरम, तुम में जरा भी लाज छाया बची है कि नहीं? यदि जरा भी बची होती तो यहाँ से दफा हो जाता। मैं अपने बच्चों का आशियाना नहीं टूटने दूंगा, नहीं बटने दूंगा। काशीनाथ बोला, सीधे से नहीं देगा तो टेढ़े से भी मुझे लेने आता है। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? कोई मना कर सकता है? मेरा हक तो बनता है ही है, तेरा भाई होने के नाते मैं लेकर ही रहूँगा। प्रेमनाथ बोला, कैसा हिस्सा? जिस जमीन पर एक घर खड़ा है गांव समाज की जमीन है, बाप दादा की तो है नहीं। गांव के प्रधान ने मुझे दिया है, न कि तुम्हें। मैंने खून को पसीना बनाया इस घर को बनाने में। मेरी घरवाली का पसीना बहा है। मेरे बच्चों का सपना इस घर में बसा है। कितनी बार तो बेचारी घरवाली की हंसली गिरवी रखकर सूदी रुपया लाया हूँ इस घर को बनाने के लिए। तू हिस्सा लेने आया है कि आँख में धूल झोंकने? अरे बेईमानी से सुख नहीं मिलता काशीनाथ। काशीनाथ बोला, मैं लेकर रहूँगा। कोर्ट कचहरी जाना हुआ तो वहाँ भी जा सकता हूँ। थाना पुलिस करूँगा इस घर में हिस्सा लेने के लिए। पानी पसीने की तरह बहा सकता हूँ इस घर की हिस्सेदारी लेने के लिए और लेकर रहूँगा। धमकी देते हुए काशीनाथ उठा और रात के अंधेरे में ससुराल की राह पकड़ लिया। इधर काशीनाथ की धमकी से सोनरी की घबराहट बढ़ने लगी थी। वह बोली, देखो हम तकलीफ में थे, कोई नहीं आया पता लगाने की हम लोग जी रहे हैं या मर गए। आज मेहनत मजदूरी करके 2 माटी का घर खड़ा कर लिए, 2 कमरे का, तो हिस्सेदार खड़े हो रहे हैं। पुलिस कोर्ट कचहरी की धौंस देकर जा रहे हैं। तुम्हारे काशीनाथ भैया कैसे अमानुष इंसान हैं।
अरे काशीनाथ भैया, रुपए के बोरे का मैं हूँ। ये तुम्हारे काशीनाथ भैया रुपए के बोरे का मुंह भी थाने में खोल देंगे तो क्या सच झूठ हो जाएगा? गांव के लोग नहीं जान रहे हैं कितनी रकम इस घर में लगाए हैं दगाबाज काशीनाथ। काशीनाथ लौट कर आया और बोला, देख भौजाई, तेरी गज भर की जबान बंद कर दूंगा। घर में तो हिस्सा लेकर ही रहूँगा। जा रहा हूँ, एक नहीं कई बोरों के मुंह खोल दूंगा, पर लेकर रहूँगा हिस्सा। प्रेमनाथ बोला, अरे जा रे, बड़ा आया हिस्सा लेने वाला, पूरा गांव खरीद लेगा क्या? गांव के लोग तो हैं दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। अरे इतने ही बोरे भर भर का नोट रखा है तो दिल्ली क्यों नहीं खरीद लेता? काशीनाथ बोला, देख लेना, नोट से भरे बोरे का मुंह भी खोल कर दिखा दूंगा और इस घर का 2 फाड़ भी करवा कर रहूँगा। देखना पहलवान, तुमको कंडा भी नहीं मिलेगा आंसू पोंछने के लिए। सोनरी बोली, काशीनाथ क्या कह रहे हो? काशीनाथ की बात सुनकर सोनरी घबराने लगी और प्रेमनाथ से बोली, राजू के बापू, काशीनाथ रुपया के भरोसे सच को झूठ करवा दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। जाएंगे कहाँ? काशीनाथ तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी की तोड़ते रहे हैं। प्रेमनाथ बोला, अरे भाग्यवान, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। राजू की माँ, सोच विचार करो, ये दारू पी कर आया है, सुबह इसको होश नहीं रहेगा, क्या क्या बोल कर आया। सोनरी बोली, अगर काशीनाथ लेकर आ गया पुलिस थाना तो? प्रेमनाथ बोला, चिंता मत करो, आस पड़ोस गांव के लोग तो हैं। अरे सबको तो दारू मुर्गा देकर काशीनाथ ने नहीं खरीद लिया है। अभी इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं है, लोगों में करुणा दया भाव अभी भी जिंदा है। भले ही लोग जाति धर्म के नाम पर बंटे हुए हों, राजू की माँ, सांच को आँच कहाँ। सोनरी बोले, देखो जी, मुझे तो डर लग रहा है, सचमुच काशीनाथ पुलिस थाना लेकर आ जाए तो? प्रेमनाथ बोला, कुछ नहीं होगा, क्यों फिक्र करती हो? हमारी खून पसीने की कमाई ऐसे कैसे कोई हड़प लेगा? अरे पैसे के बल पर मुझे, मेरे परिवार को घर से बाहर फेंकवा देगा। अरे पुलिस थाना वालों के पास भी इंसान का ही दिल होता है। अंधेरपुर नगरी कनवा राजा तो सभी नहीं हो गए हैं, नहीं तो कोई जंगल राज है अपने देश में। अगर लोग पैसे के भरोसे कानून खरीदने लगे तो न्याय से आस्था ही उठ जाएगी। मुझे विश्वास है मेरी आस्था की पूंजी पर कोई डकैती नहीं कर पाएगा। राजू की माँ, जैसी तुम्हारी आस्था हंसली को लेकर है, वैसे ही मेरी आस्था भगवान को लेकर है। भगवान में आस्था नवजीवन देती है। सोनरी बोली, मुझे तो डर लग रहा है, मुंह मांगा दे दिया काशीनाथ थाने जाकर तो? प्रेमनाथ बोला, अरे इतना मुंह मांगा देने वाला होता तो मेरे कच्चे घर पर उसकी नियत खराब होती। गांव में तो और अमीर लोग हैं, गांव में और भी ज़मीनें हैं,
10-20 बीघा खरीद नहीं लेता। मुझे डराने आया था, मैं उसकी बातों से डर कर घर बांट दूंगा क्या? देखना अब लौट कर नहीं आएगा। मिस्त्रिया ने उसके कान भर दिए होंगे। सोचा होगा कि चलो डरा धमका कर घर का बंटवारा करवा लूं। ऐसा न होगा। अरे राजू की माँ, बड़ी मेहनत किए हैं हम दोनों ने इस घर को खड़ा करने में। सोनरी बोली, जिंदगी भर की मेहनत मजदूरी की कमाई इस माटी के घर को बनाने में लगा दिए। प्रेमनाथ बोला, अरे इतनी राजनी मची है क्या? कोर्ट कचहरी थाना पुलिस काशीनाथ की निजी जमींदारी तो है नहीं। हम भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर की कमाई इस माटी के घर को बनाने में लगा दिए। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, पर इस घर को नहीं जाने दूंगा। जीते जी किसी को कैसे लूटने दूंगा इस माटी के घर को। राजू की माँ, तुम्हारी चांदी की हंसली फिर क्यों न एक बार और गिरवी रखनी पड़े, इस घर को पाने के लिए वह भी करूँगा। सोनरी बोली, क्या हंसली फिर गिरवी? दोस्तों, आप सुन रहे थे चांदी की हंसली की 36वीं कड़ी। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।